हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो आपका जो एनसीईआरटी है उसका क्लास 8 का उसका चैप्टर नंबर 9 है, जंतुओं में जनन। 8 तक करा चुके हैं और ये आपका रेलवे के हर एक एग्जाम के लिए एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंट कितना है वो आप बखूबी जानते हैं। तो आज जो हम करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 9 नंबर 9, और इससे पहले 8 चैप्टर हम करा चुके हैं जिसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा क्लास 8 का, और क्लास 10 का भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा। इसके बाद क्लास 9 का कराएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज जो है सबसे पहले हम जानेंगे जनन किसको कहते हैं। आपके पास पॉइंट है जनन। जनन किसको कहते हैं? तो हर जंतु अपने जैसे संतान पैदा करता है, इसे ही क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। जंतु क्या करता है? अपने जैसे बच्चे को जन्म देता है, संतान को पैदा करता है, इसी को क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। जनन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। जनन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है लैंगिक जनन, दूसरा होता है अलैंगिक जनन। कितने प्रकार के जनन होते हैं? दो प्रकार के। एक लैंगिक जनन होता है, दूसरा अलैंगिक जनन होता है। तो याद रखिएगा, जनन दो प्रकार के होते हैं, एक लैंगिक एक अलैंगिक। लैंगिक जनन किसको कहते हैं समझेंगे आगे। चलिए लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बारे में जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले लैंगिक जनन किसको कहते हैं। तो इस प्रकार के जनन में क्या होता है? इस प्रकार का जनन में नर और मादा, क्या नर और मादा युग्मक एक संलयन होता है। नर और मादा युग्मक के बीच क्या होता है? एक संलयन होता है। उसे लैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंगिक जनन। आप जानेंगे। तो अलैंगिक जनन किसको कहते हैं? जिसमें केवल और केवल, अलैंगिक जनन में क्या होता है? केवल और केवल एक ही जनक नए जीव को क्या देते हैं? जन्म देते हैं। उसको क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन। समझेंगे कि अलैंगिक जनन किसको कहते हैं। अलैंगिक जनन देखिए इस प्रकार के जनन में क्या होता है? केवल एक ही जनक नए जीवों को जन्म देता है। अलैंगिक जनन में केवल एक जनक नए जीवों को जन्म देता है। लेकिन लैंगिक जनन में क्या होता है? लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों भाग लेता है। लैंगिक जनन में नर मादा दोनों भाग लेता है। लेकिन अलैंगिक जनन में क्या होता है? केवल एक ही जनक नए जीवों को जन्म देता है। आप समझेंगे कि नर जनन तंत्र किसको कहते हैं। नर जनन तंत्र किसको कहते हैं? चलिए आगे समझिएगा, नर जनन तंत्र किसको कहते हैं। देखिएगा, नर जनन अंग जो होता है एक जोड़ा विरसन होता है। क्या होता है? एक जोड़ा विरसन होता है। ये बात आप जानते हैं कि नर जनन अंग में क्या होता है? एक जोड़ा विरसन होता है तथा दो शुक्राणु नलिकाएं होती है। पूछ देगा कितना नर जनन में शुक्राणु नलिका होती है? दो शुक्राणु नलिका होती है। तथा एक शिशन यानी कि लिंग होता है। एक शिशन होता है यानी कि लिंग होता है। विरसन जो होता है, विरसन नर युग्मक उत्पन्न करता है, जिसको क्या कहते हैं? स्पर्म कहते हैं। विरसन जो है नर युग्मक उत्पन्न करता है, जिसे क्या कहते हैं? शुक्राणु, इंग्लिश में स्पर्म कहते हैं, ठीक है, हिंदी में शुक्राणु। विरसन जो होता है लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। विरसन को इंग्लिश में टेस्टिस कहते हैं। लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं, ठीक है। शुक्राणु यद्यपि अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। क्या होते हैं? अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। शुक्राणु क्या होते हैं? अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। पर प्रत्येक में एक सिर और एक मध्य भाग तथा एक पूंछ होती है। शुक्राणु में क्या होता है? प्रत्येक में एक क्या होता है? सिर होता है, एक मध्य भाग और एक पूंछ होता है। हर शुक्राणु में कोशिका के सामान्य संगठक पाए जाते हैं। कोशिका के सामान्य संगठक पाए जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दिया है, जो कि चलते हैं आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में जो दिया हुआ है, कहता है शुक्राणु का पूंछ गति करने में क्या होता है? सहायक होता है तथा इसकी सहायता से शुक्राणु तैरकर अंडाणु तक पहुंचता है। देखिएगा, हम शुक्राणु का चित्र बनाते हैं आपके पास, ठीक है। ये शुक्राणु है आपका। इसका जो पिछला भाग होता है ये पूंछ कहलाता है। एक मध्य भाग होता है, एक आगे वाला भाग होता है। ये पूंछ जो होता है ना, ऐसे ऐसे करते करते शुक्राणु से कहाँ चल जाता है? अंडाणु तक पहुंच जाता है, जब लैंगिक जनन होता है उस समय, ठीक है। और लैंगिक जनन में ये प्रक्रिया नहीं होता है। लैंगिक जनन में जब होगा तो ये शुक्राणु जो होगा अंडाणु तक पहुंच जाता है, पूंछ की सहायता से गति करता है, ठीक है। तो ये बात है। नेक्स्ट पॉइंट में चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, मादा जनन अंग के बारे में समझेंगे। मादा जनन अंग में क्या होता है, ठीक है। तो मादा जनन अंगों में एक जोड़ी क्या होता है? अंडाशय होता है। एक जोड़ी अंडाशय तथा अंड वाहिनी यानी कि डिंब वाहिनी तथा गर्भाशय होता है। क्या होता है? एक जोड़ी अंडाशय होता है। एक जोड़ी यानी कि दो अंडाशय होता है। अंड वाहिनी होता है, या जिसको क्या कहते हैं? डिंब वाहिनी। गर्भाशय होता है। अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं। अंडाशय जो है वो मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिसको क्या कहते हैं? इंग्लिश में ओवम, ठीक है। जिसे अंडाणु कहते हैं, हिंदी में अंडाणु, इंग्लिश में ओवम, ठीक है। मादा मानव स्त्रियों के में प्रति मास दोनों अंडों में से किसी एक अंडाशय से एक विकसित अंडाणु तथा डिंब का निर्मोचन
अंडवाहिनी में होता है। क्या होता है, मानव जो स्त्री है उसमें प्रति मास प्रत्येक महीने में दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय में एक विकसित अंडाणु क्या होता है, एक विकसित ओवम जो होता है, डिंब का निर्मोचन अंडवाहिनी में होता है। ठीक है, अंडवाहिनी में क्या होता है, एक विकसित अंडाणु पहुंच जाता है। ठीक है, गर्भाशय वह भाग है जहां शिशु का विकास होता है। क्या होता है, गर्भाशय में जो होता है वो शिशु का विकास होता है। शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका है। जैसे अंडाणु में, शुक्राणु में जो है एकल कोशिका है, तो अंडाणु में भी क्या है, एकल कोशिका है। ठीक है, अब चलते हैं कि निषेचन किसको कहते हैं, ये भी बात समझेंगे। निषेचन किसको कहते हैं, आगे पॉइंट दिया गया है, निषेचन किसको कहते हैं। देखिएगा निषेचन, देखिएगा जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं, मतलब स्पर्म और ओवम जब मिलेगा तो इसमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है। शुक्राणु और अंडाणु का यह संलयन निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है, जब शुक्राणु अंडाणु मिलेगा तो एक साथ हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, संलयन। जो संलयन मतलब साथ आना, उसको क्या कहते हैं, निषेचन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट नोट पॉइंट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया गया है कि निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु नोट में पढ़ेंगे। निषेचन के समय जो है शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। क्या होता है, निषेचन के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। चलिए निषेचन के प्रकार को समझते हैं। निषेचन के प्रकार, देखिएगा निषेचन के प्रकार को समझिएगा। निषेचन का प्रकार, तो वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है उसे क्या कहते हैं, आंतरिक निषेचन कहते हैं। जो मादा के शरीर के अंदर होता है उसको क्या कहते हैं, आंतरिक निषेचन कहते हैं। उदाहरण जैसे मनुष्य में, गाय में, कुत्ते में, मुर्गी में क्या होता है, आंतरिक निषेचन। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से आंतरिक निषेचन किसमें होता है, ऑप्शन दे देगा। ठीक है, फिर दिया है नेक्स्ट पॉइंट में, वह निषेचन जिसमें नर एवं मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर के बाहर होते हैं उसे क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन कहते हैं। जैसे मछली, स्टारफिश, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाह्य निषेचन किसमें होता है, मछली और स्टारफिश में। पूछ देगा निम्न में से इसमें किसमें बाह्य निषेचन होता है, ऑप्शन दे देगा, फर्स्ट मछली, दूसरा स्टारफिश, थर्ड में दे देगा ए और बी दोनों, और फोर्थ में दे देगा इसमें से किसी में नहीं। ठीक है, इस तरह ऑप्शन बना देगा। तो आपको यहाँ जानना जरूरी है कि बाह्य निषेचन किसमें होता है, मछली और स्टारफिश में, और अंतः निषेचन किसमें होता है, मनुष्य में, गाय में, कुत्ते में, मुर्गी में, इस सब में क्या होता है, अंतः निषेचन होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट समझिएगा। आईवीएफ क्या कहते हैं, इनविट्रो निषेचन। समझिएगा, पूरा लग रहा है कि आपको पूरा लाइन बाय लाइन है, लेकिन ये एनसीईआरटी का एकदम जो है तैयार किया है। कुछ स्त्रियों की अंडवाहिनी अवरुद्ध हो जाती, क्या होती है, अवरुद्ध मतलब बंद हो जाना, रुक जाना। अंडवाहिनी क्या होती है, अवरुद्ध हो जाती है, हो जाने के कारण शिशु उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होती है। ठीक है, ऐसी स्थिति में डॉक्टर ताजा अंडाणु और शुक्राणु एकत्र करके उचित माध्यम से कुछ घंटे के लिए एक साथ रखते हैं, जिसे आईवीएफ यानी कि इनविट्रो निषेचन कहते हैं। क्या करता है, मनुष्य से, मेल से ले लेगा स्पर्म और फीमेल से ओवम ले लेगा, उसको डॉक्टर क्या करता है, ताजा अंडाणु और शुक्राणु एकत्र करके उचित माध्यम से कुछ घंटों के लिए साथ रखते हैं, जिसे आईवीएफ यानी कि इनविट्रो निषेचन शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन है। इनविट्रो निषेचन क्या है, शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन है। समझ गए। हो सकता है यदि निषेचन हो जाता है तो युग्मनज को लगभग एक सप्ताह तक विकसित किया जाता है। जब निषेचन हो जाता है तो युग्मनज को क्या करता है, एक सप्ताह तक निषेचित किया जाता है, मतलब विकसित किया जाता है, जिसके पश्चात उसे माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। माता के गर्भाशय में पूर्ण विकसित होते ही शिशु का जन्म सामान्य, आगे चलेंगे, शिशु का जन्म जो होता है सामान्य शिशु की तरह होता है। इस तकनीक के द्वारा जन्मे शिशु को क्या कहते हैं, परखनली शिशु कहते हैं। आईवीएफ क्या है, समझ गए। इस तरह से जो जन्म लेता है शिशु उसको क्या कहते हैं, परखनली शिशु कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, भ्रूण का परिवर्धन क्या है उसको समझेंगे। भ्रूण का परिवर्धन किसको कहते हैं उसको समझिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में भ्रूण का परिवर्धन, निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है। निषेचन के परिणाम जब ओवम और स्पर्म मिलता है तो क्या होता है, युग्मनज बनता है, जो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्धित हो जाता है। जो क्या होता है, भ्रूण में परिवर्धित होता है। युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिका के गोले में बदल जाता है। तत्पश्चात कोशिका समूहीकृत होने लगती है तथा विभिन्न ऊतकों एवं अंगों में परिवर्धित हो जाती है, और इस
विकसित होती हुई संरचना को क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं, जायगोट, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, जायगोट। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है और युग्मनज से क्या बनता है, फिर जायगोट का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, जरायुज और अंड प्रजक जंतु किसको कहते हैं? तो जरायुज किसको कहेंगे, अंड प्रजक जंतु किसको कहेंगे, समझेंगे। तो वह जंतु जो सीधे शिशु को जन्म देता है उसको क्या कहते हैं, जरायुज कहते हैं, जैसे में गाय, बिल्ली, मनुष्य। ठीक है, और अंडज अंड प्रजक जंतु किसको कहते हैं, वे जंतु जो अंडा देते हैं, इसमें एग्जाम्पल के तौर पर मछली और छिपकली, ये सब क्या देते हैं, अंडा देते हैं, जिसको क्या कहते हैं, अंड प्रजक जंतु। जरायुज किसको कहते हैं, जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं उसको क्या कहते हैं, जरायुज कहते हैं। चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं क्या है। ये देखिए क्लास 8 का जो है ना, क्लास 8 का एकदम लाइन बाय लाइन है। कायांतरण, लाखा के कुछ विशेष परिवर्तन द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कायांतरण कहते हैं। विशेष परिवर्तन के द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परिवर्तन, कायांतरण कहते हैं। जैसे कि टेडपोल लार्वा है, लार्वा है, सॉरी लाखा नहीं, लार्वा के कुछ विशेष परिवर्तन द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कायांतरण कहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पे देख सकते हैं टेडपोल लार्वा जिसमें मछली के गुण पाए जाते हैं। टेडपोल लार्वा में क्या आता है, मछली का गुण पाया जाता है। तो वयस्क मेढक में परिवर्तन कायांतरण द्वारा ही होता है। क्या होता है, वयस्क देखिएगा क्या कहता है, टेडपोल का लार्वा जिसमें मछली के गुण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, मछली के गुण पाए जाते हैं। उससे वयस्क मेढक में परिवर्तन क्या करता है, कायांतरण द्वारा ही होता है। लार्वा से मेढक में जो परिवर्तन होता है किसके द्वारा, कायांतरण के द्वारा होता है। मेढक में अंडे से प्रारंभ करके वयस्क बनने तक की क्रिया को में 3 अवस्थाएं स्पष्ट दिखाई देती है। पहला अंडा, दूसरा टेडपोल यानी कि लार्वा, तीसरा वयस्क। ठीक है, ये 3 अवस्था क्या है, मेढक के हैं, अंडा, लार्वा और वयस्क। नेक्स्ट चलते हैं, मादा मेढक अंडे, मादा मेढक जो होता है अंडे पानी में देता है। कहाँ देता है, पानी में, जहां शुक्राणु द्वारा इसका बाह्य निषेचन होता है। मेढक में क्या होता है, बाह्य निषेचन, याद रखिएगा। निषेचन के बाद अंडों से टेडपोल यानी कि लार्वा निकलते हैं। निषेचन के बाद क्या होता है, अंडों से लार्वा निकलते हैं, जिसकी प्रकृति क्या होती है, जलीय जीव मछली जैसी होती है। ये लार्वा की जो प्रकृति होती है वो मछली जैसी होती है, जिसमें मेढक के कोई कोई गुण नहीं होता है। इसमें मछली जैसी क्या होती है, एकदम दिखेगा आपको मछली के जैसा, इसका पूरा आकृति सब। मेढक का कोई गुण नहीं होता है। टेडपोल में परिवर्तन कई प्रकार से होते हैं जो वयस्क मेढक निर्माण करते हैं। टेडपोल में कई प्रकार का परिवर्तन होगा, जिसके बाद क्या होगा, वयस्क मेढक का निर्माण होगा। ठीक है, अब देखिए अलैंगिक जनन की विधियां कुछ कुछ है। अलैंगिक जनन की विधियां जिसमें कि मुकुलन कई बार पूछा जाता है। अलैंगिक जनन की विधियां, मुकुलन समझ रहे हैं, हाइड्रा तथा ईस्ट में अलैंगिक जनन की यह सामान्य प्रक्रिया होती है। इस विधि में शरीर एक बल्ब की तरह संरचना बनाती है, जिसे मुकुल कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि मुकुलन किसमें होता है, हाइड्रा और ईस्ट में। ये क्या है, एक अलैंगिक जनन है। मुकुलन क्या है, एक अलैंगिक जनन है। ये 2 पॉइंट तो आप याद रखिएगा। ठीक है, कि मुकुलन किसमें होता है, हाइड्रा और ईस्ट में। ये और ये क्या है, अलैंगिक जनन। ठीक है, उसके बाद ठीक है, इस विधि में शरीर पर एक बल्ब की तरह संरचना बनती है, जिसे क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं। ये इसका विशेषता था। शरीर का केंद्रक 2 भागों में विभाजित हो जाता है। केंद्रक क्या होता है, 2 भागों में विभाजित हो जाता है। ये जो शरीर है ये क्या टूट के 2 भागों में विभाजित हो जाएगा, और उसमें एक केंद्रक मुकुल में आ जाते हैं। मुकुल पैतृक जीव से अलग होकर वृद्धि करता और पूर्ण विकसित जीव बन जाता है। जो जिससे अलग हुआ, इससे टूट के जिससे अलग हुआ, वो क्या होता है, पहले तो छोटा रहता है मुकुल के रूप में, और ये पैतृक जीव से टूट कर अलग हुआ, उसके बाद क्या होता है, पूर्ण जीव बन जाता है। ठीक है, विकसित हो जाता है, इसी को मुकुलन कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, द्विखंडन किसको कहते हैं। देखिएगा द्विखंडन किसको कहते हैं, द्विखंडक, जनक जीव खंडित होकर 2 नए जीव को जन्म देता है, इसी को क्या कहते हैं, द्विखंडन कहते हैं। अमीबा में जनन द्विखंडन द्वारा होता है। अमीबा में जनन किसके द्वारा होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अमीबा में जनन जो होता है वो द्विखंडन के द्वारा होता है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। जब अमीबा कोशिका अपनी वृद्धि के अधिकतम आकार पर पहुंचती है तो पहले अमीबा का केंद्रक लंबा हो जाता है और क्या होता है, 2 भागों में विभाजित हो जाता है।
पहले क्या होता है, अमीबा का केंद्रक लंबा हो जाता है, ठीक है, उसके बाद होगा दो भागों में विभाजित। इसके पश्चात अमीबा की कोशिका द्रव्य दो भागों में विभाजित होता है। इस प्रकार इस संरचना को क्या कहते हैं, द्विखंडन कहते हैं। तो इसमें मेन जो मुख्य पॉइंट था कि आपको याद रखने वाला कि अमीबा में क्या होता है, द्विखंडन द्वारा जनन होता है। ये पॉइंट को आप याद रखेंगे, उसके बाद द्विखंडन कैसे होता है इसमें पूरा समझाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। कहते हैं ना, क्वेश्चन एक एक लाइन से बनता है और हर एक एग्जाम में। क्लेनिंग किसको कहते हैं, क्लेनिंग समझिएगा, किसी समरूप कोशिका, एक समान जो कोशिका आता है, किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग, कोई अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव जो कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्लेनिंग कहते हैं। कोई भी जीव को यदि कृत्रिम रूप से उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं, क्लेनिंग कहते हैं। नोट पॉइंट में दिया गया है, नोट पॉइंट को देखेंगे कि किसी जीव की सफलतापूर्वक क्लेनिंग सर्वप्रथम इयान विल्मट और उसके सहयोगी एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट में की थी। उन्होंने एक भेड़ के क्लोन किया जिसका नाम डॉली रखा, भेड़ का क्लोन किया था जिसका नाम क्या रखा, डॉली। डॉली का जन्म 1996 में हुआ था जुलाई में। यह क्लोन की पहली स्तनधारी जीव थी, यह क्लोन के द्वारा जन्म लिया पहली स्तनधारी जीव थी डॉली, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो किशोर की अवस्था, क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10, यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 9 समाप्त हुआ, ठीक है, जीवों में जनन। और इसका 8 वीडियो जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप चेक जरूर कीजिएगा प्लेलिस्ट को। और आपका जो बेसिक साइंस का आ रहा है वो भी आते रहेगा इसी तरह। और ये आपको रेलवे के एग्जाम में, साथ ही साथ आप बिहार एसएससी का भी तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी टीचर का भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको काफी फायदा होगा। एनसीईआरटी का ओरिजिनल कंटेंट है, ठीक है ना, जो कि अपने से तैयार किया गया। देख रहे हैं कितना अच्छा राइटिंग में लिखा गया, एक एक चीज हाईलाइट किया गया है, क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, यहाँ पे चैप्टर समाप्त हुआ। यदि वीडियो पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक भी कर लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।